नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद एंड वेलकम टू लेट्स डिस्कस। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखना और उनको बैलेंस करना सीखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो जाकर देख लें, ताकि आपको इस वीडियो में बताई जाने वाली सभी चीज़ों को समझने में आसानी होगी। इसके अलावा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हम लोग इस केमिकल इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन में लिख रहे थे, जो कि काफ़ी लंबा हो जाता है। तो क्या यहाँ पर ऐसा कोई एक रास्ता है, ऐसा एक शॉर्टर वे है जिससे हम इन केमिकल इक्वेशंस को मोर कंसाइज रूप में लिख सकें और हमें समझने में ज़्यादा आसानी हो? तो यहाँ पर हम इस केमिकल इक्वेशन को एक शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा कि अगर इस एग्जाम्पल में अगर हमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन का अगर फॉर्मूला याद है तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर हमें देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर हमारे लिए ये आसानी हो जाएगी कि इस केमिकल इक्वेशन में जब हमने इसको एक फॉर्मूले में लिखा है तो हम सीधे से जान सकते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है वो क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और जो हमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके अलावा इन केमिकल इक्वेशंस में हम कितना टेम्परेचर यूज हो रहा है ये भी लिख सकते हैं, और रिएक्टेंट्स किस स्टेट में है और बनने वाला प्रोडक्ट किस स्टेट में होगा ये भी यहाँ पर हम सिंबॉलिक रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि हमें ईजी हो समझने में कि इस केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली में हो क्या रहा है। और इनको किस तरह से लिखते हैं ये हम आगे सीखेंगे। अब इस केमिकल इक्वेशन में हम LHS और RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जितने भी एलिमेंट है उनके एटम्स को हम काउंट करेंगे, क्या ये बराबर है या फिर नहीं है। अगर इन दोनों साइड के एलिमेंट्स के एटम्स बराबर हैं तो यानी कि हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, और अगर इन दोनों साइड के यानी कि LHS और RHS के एलिमेंट्स के एटम्स बराबर नहीं है तो हमारी इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। समझते हैं कैसे। जैसे अगर कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल में देखते हैं Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पर हमें यह जानने के लिए कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, आपको सबसे पहले करना क्या है, इस तरह से एक टेबल बनाना है। यहाँ पर आपको जितने भी एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन में है वो सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं और अब इनको काउंट करना है। यहाँ पर इनिशियल वाले कॉलम में हम रिएक्टेंट साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, और फाइनल वाला जो कॉलम है वहाँ पर हम प्रोडक्ट वाली जो साइड है यानी कि RHS साइड है वहाँ के एलिमेंट्स के एटम्स को काउंट करके लिखेंगे। तो चलिए काउंट करते हैं। जैसे इनिशियल साइड में जिंक कितना है, एक है एटम है, यहाँ पे एक लिख देंगे, और प्रोडक्ट साइड में भी एक लिख देंगे। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, 2 लिख देंगे। सल्फर कितना है, एक एटम है, और यहाँ पर भी एक है। और ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे 4 हैं एटम्स ऑक्सीजन के, और प्रोडक्ट साइड में भी 4 हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो टेबल बनाई है वहाँ पर इनिशियल और फाइनल इस दोनों कॉलम में इन सभी एलिमेंट्स के एटम्स बराबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारी ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। इसको एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे जब कैल्शियम ऑक्साइड CaO पानी के साथ क्रिया करता है H2O के साथ तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। अब ये जानने के लिए कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, सबसे पहले हमें वही करना है, टेबल फॉर्म करना है। एलिमेंट्स को हमने लिख दिया है और यहाँ पे इनिशियल फाइनल हमने टेबल बना लिया है। दोनों साइड के एलिमेंट्स के एटम्स को हम लोग इस टेबल में लिख देंगे और कंपेयर कर लेंगे कि क्या ये दोनों साइड के एलिमेंट्स बराबर है या नहीं है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों साइड के एलिमेंट्स बिल्कुल बराबर है, यानी कि ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, इनको आप कैसे पहचानेंगे। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमें मिलके देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर हमें करना क्या है, उसी तरह से सबसे पहले एलिमेंट्स लिखने हैं, इनिशियल फाइनल टेबल जो बनाना बताया है वैसे वैसे बनाना है, और यहाँ पे काउंट करना है। Mg यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो केमिकल इक्वेशन है ये इक्वल नहीं है। यहाँ पर इस टेबल में ये जो भी एटम्स हमें दिख रहे हैं ये इक्वल नहीं है, इसीलिए ये जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना जरूरी है। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे
कि इन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। पहले काफ़ी टफ है यार, तो देखिए क्यों ज़रूरी है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द केमिकल रिएक्शन मस्ट इक्वल द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में दोनों साइड के, यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, और आसान भाषा में LHS साइड और RHS साइड, दोनों साइड का मास बराबर होना चाहिए। उसके लिए आपको एटम्स बराबर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए हम इन केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना भी सीख ही लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज़ याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में 101% इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक ना एक कोई इक्वेशन आपको बैलेंस करने को दी जाएगी। तो यहाँ पर आप इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ लेना ताकि कोई भी गलती ना हो। तो ऊपर हमने जो एग्जाम्पल लिया था अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, उसी को हम यहाँ पर बैलेंस्ड करते हैं। इस टेबल को आप देख के इजीली पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम तो बैलेंस है और हमें यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, क्योंकि इनिशियल साइड में 2 ऑक्सीजन के 2 एटम है और फाइनल साइड में 1 है। तो यहाँ पर आप इजीली समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड में जो MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसके आगे अगर हम 2 लगा देंगे तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे 2 लगाने से हमारा रिएक्टेंट साइड का मैग्नीशियम भी अनबैलेंस्ड हो गया है। अब हम मैग्नीशियम के आगे भी 2 लगाकर एक बार टेबल बना के देख लेते हैं कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। देखिए ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। H2 + O2 हमें मिलेगा H2O। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, वही एलिमेंट्स लिखने हैं और टेबल बनानी है। इनिशियल और फाइनल दोनों के एटम्स यहाँ पे लिखने हैं। 2 यहाँ पर भी 2 है, O यहाँ पर 2 है, पर यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने H2O के आगे 2 लगा दिया। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया है, तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे। अब एक बार आप चाहें तो वापस टेबल बनाकर देख सकते हैं, हाइड्रोजन हो गया 4, फाइनल में भी हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 2, फाइनल में हो गया 2। तो ये भी हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CO + H2 हमें देगा CH3OH। यहाँ पर टेबल बना के सबसे पहले हम देख लेंगे कि यहाँ पर किस एलिमेंट के क्या क्या एटम्स हैं। तो इस टेबल को देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन को अगर बैलेंस कर दिया जाए तो हमारी पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट साइड पे अगर हम हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दें तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4 और हमारी पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। एक बार टेबल बना के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ये पूरी की पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट एग्जांपल, थोड़ा टफ एग्जांपल लेते हैं। HNO3 + CaOH2 यह हमें देगा CaNO3 + H2O। यहाँ पर हमें वही करना है, सबसे पहले टेबल बनाकर दोनों साइड के एटम्स को हमें कंपेयर करना है। इनिशियल हाइड्रोजन 3 है, फाइनल में हो गए 2, नाइट्रोजन 1 है, फाइनल में हो गया 2, ऑक्सीजन 5 है और फाइनल में है 7, और कैल्शियम 1 है और वहाँ बाद में भी 1 है। तो इस टेबल को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर हम नाइट्रोजन के आगे 2 लगा दें तो हमारा नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट साइड पे यहाँ पे HNO3 के आगे 2 लगा देंगे तो हमारे यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। पर यहाँ पर अभी दोबारा आपको एक बार टेबल अपडेट करनी पड़ेगी ताकि आपको क्लियर हो सके कि अभी यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो हम एक बार दोबारा से यहाँ पे टेबल अपडेट कर लेते हैं, जिससे यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, कितना हो गया, 2 तो यहाँ पर था और 2 वहाँ था, 4 हो गया। इस साइड में हम हाइड्रोजन देखेंगे 2 ही बचा है। नाइट्रोजन यहाँ पर हमारा 2 हो गया और यहाँ पर तो 2 ही था। ऑक्सीजन हमारा 3 दूनी 6 हो चुका है, और सॉरी 6 नहीं है, यहाँ पे 8 है क्योंकि OH में भी 2 ऑक्सीजन है। कैल्शियम यहाँ पर देखेंगे 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अब इस टेबल को एक बार देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन इनिशियल 4 है और फाइनल में 2 है। नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन इनिशियल में 8 है और फाइनल में 7 है और कैल्शियम भी हमारा यहाँ पर बैलेंस है। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आ रही है, अगर हम प्रोडक्ट साइड में H2O के आगे अगर मैं 2 लगा दूं तो हमारे क्या होंगे, हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे 4 और ऑक्सीजन हमारे हो जाएंगे 8, यानी कि बैलेंस हो जाएंगे।
तो अब हम H2O के आगे 2 लगाने के बाद एक बार इस टेबल को फिर अपडेट कर लेते हैं और देखते हैं क्या हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है क्या। तो देखिए हाइड्रोजन हो गए 4, नाइट्रोजन हो गए 2, ऑक्सीजन हो गए 8 और कैल्शियम हो गया 1, यानी कि हमारी ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको एक बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप जब भी बैलेंस करने के लिए कोई आगे नंबर लिखेंगे वो हमेशा इन एलिमेंट्स के आगे ही लिखेंगे, न तो इनके बीच में लिखेंगे न ही इनके नीचे लिखेंगे। तो याद रखें नंबर सिर्फ इन एलिमेंट्स के आपको आगे ही लिखना है और इन इक्वेशंस को बैलेंस करना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। तो जब भी हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को और मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन सभी रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट बनेंगे उनकी फिजिकल स्टेट को यहाँ पर इनके नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जैसे कि गैसियस, लिक्विड, एक्वस और सॉलिड स्टेट्स। यहाँ पे हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के साथ GL, AQ और S इन सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी हुई है 3FeS प्लस 4H2OG, ये हमें देगा Fe3O4S प्लस 4H2G। तो यहाँ पर हम इन सिंबल्स को देख के क्लियरली बता सकते हैं कि इस रिएक्शन में Fe है वो सॉलिड स्टेट में है और H2 है वो गैसियस स्टेट में है। इससे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा Fe3O4 वो सॉलिड स्टेट में मिलेगा और H2 जो मिलेगा वो गैसियस स्टेट में मिलेगा। तो आप पूछेंगे यार H2O यानी पानी, ये गैसियस कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर इस रिएक्शन में जो यहाँ पे G लिखा हुआ है H2O के आगे, वो ये बताता है कि यहाँ वाटर स्टीम फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर H2O के बाद G सिंबल का यूज़ किया गया है। यूजुअली इन केमिकल इक्वेशंस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट को लिखना ज़रूरी नहीं है जब तक कि हमें वहाँ पर इनकी फिजिकल स्टेट्स को नोटिफाई करना नेसेसरी ना हो। समटाइम्स रिएक्शन कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, इनको भी हम किस तरह से इंडिकेट करते हैं, जो इक्वेशन का एरो है उसके ऊपर और नीचे लिख के हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट को भी इंडिकेट करते हैं। जैसे कि आप इन एग्जांपल्स में देख सकते हैं CO + 2H2, इससे मिलेगा CH3OH और यहाँ पर हमने ऊपर इस एरो के ऊपर 340 ATM यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये नेक्स्ट रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद भी रख लेना। ये है ग्लूकोज फॉर्मेशन की रिएक्शन 6CO2 + 12H2O, इससे हमें मिलेगा C6H12O6 जिसको कि ग्लूकोज कहते हैं, प्लस 6O2 + 6H2O। तो यहाँ पर हमने जो एरो का निशान है उसके पे सनलाइट और क्लोरोफिल, जो कि इस रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यहाँ तक ही पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको केमिकल रिएक्शंस बैलेंस करना आ चुका होगा, और अगर थोड़ा बहुत अगर आपको डाउट भी है तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके। इसके अलावा जिस हिसाब इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपके एग्ज़ाम में जो केमिकल रिएक्शन जो बैलेंस करने का जो भी क्वेश्चन आएगा वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत इजीली उसको सोल्व कर लेंगे। बस उसकी एक ही शर्त है, आपको पहले कुछ रिएक्शंस की घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सभी कमेंट्स के आंसर करूँगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।